Hello everyone, good afternoon. Good afternoon to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज हम बात करने वाले हैं 2 एंड 3 नवंबर के करंट अफेयर्स। कल संडे था तो संडे को डेली करंट अफेयर्स नहीं हुआ था, लेकिन हम लोगों ने पूरे वीक के वीकली करंट अफेयर्स टॉप 70 एमसीक्यू के साथ डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हमने पूरे वीक के बैंकिंग वीकली करंट अफेयर्स को भी डिस्कस किया था। आई होप आपने उन वीडियोस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। टेलीग्राम पे भी मैंने लिंक को पोस्ट किया था, साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मैंने पीडीएफ को शेयर किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। बच्चों के फीडबैक आए हैं कि वीकली करंट अफेयर्स के सेशन से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस को देखा गया है। तो आज हम बात करेंगे 2 एंड 3 नवंबर के करंट अफेयर्स के बारे में। तो काफी कुछ नए करंट अफेयर्स हैं विथ स्टैटिक पॉइंट। सो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी आपको मिलेगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप के बारे में, जो अभी हर एक न्यूज़पेपर की हेडलाइंस बना हुआ है। हम सबसे पहले उसी न्यूज़ को कवर करेंगे। आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप 2025 कंक्लूड हो चुका है और ये आपका 13th एडिशन था, 13वां संस्करण था। इंडिया और श्रीलंका ने मिलकर इसको होस्ट किया था। फाइनल जो मैच खेला गया था वो डीवाई पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया था। फाइनल मैच इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में हुआ था, जहां पर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को डिफीट किया और इंडिया ने आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप के टाइटल को जीत लिया है। नाउ बात करते हैं प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा। तो फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रही है शेफाली वर्मा। वहीं अगर हम बात करते हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आपको दीप्ति शर्मा देखने को मिलेंगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट नेम, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है? दीप्ति शर्मा। इसके अलावा मोस्ट विकेट टेकर भी दीप्ति शर्मा रही हैं। अगर बात करें सबसे ज्यादा रन किसने बनाए हैं, तो साउथ अफ्रीका की क्रिकेटर है जिनका नाम है लॉरा। ठीक है, नाउ बात करते हैं विनिंग टीम को कितनी प्राइज मनी दी गई। तो विनिंग टीम को 4.48 मिलियन प्राइज मनी दी गई। वहीं जो साउथ अफ्रीका की टीम है उनको 2.24 मिलियन डॉलर की अवार्ड या प्राइज मनी दी गई। ये फोर्थ टाइम है जब इंडिया वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है। इसके पहले 1978 में, 1997 में, 2013 के एडिशन में होस्ट कर चुका है। अब इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी वो आसाम में हुई थी और ओपनिंग सेरेमनी में जो आईसीसी वीमेंस वर्ल्ड कप का एंथम था जिसका नाम है ब्रिंग इट होम, इसको किसने गाया था? श्रेया घोषाल ने गाया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, अब नोट्स कैसे बनाना है, इतनी सारी बातों को याद कैसे रखना है? तो सिंपल सा तरीका है। अगर अभी तक आप लोग ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप इजीली पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हैं। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब बच्चे पूछते हैं मैं पंजाब पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं बिहार पीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, क्या मैं ये करंट अफेयर्स पढ़ सकता हूँ? आंसर है यस। हमारे जो करंट अफेयर्स हैं बहुत ही जनरलाइज्ड होते हैं, मतलब एसएससी, रेलवे, डिफेंस, इसके अलावा आपके स्टेट एग्जाम्स और आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक भी लिंक को शेयर नहीं किया है तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर करेंगे और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल सके। ना बात करते हैं मरीन फिशरी सेंसस के बारे में। पहली बार भारत में फुली डिजिटल, पहली बार इंडिया में फुली डिजिटल फिशरी सेंसस हो रही है। मतलब यहाँ पे जो हमारी कोस्टल कम्युनिटी है, जो कोस्टल एरिया में लोग रहते हैं, फिशिंग करते हैं, तो उनके बारे में यहाँ पे काउंटिंग की जाएगी। उनके घरों की हालत क्या है, उनको कितना कंपनसेशन देने की जरूरत है। जब हमारे पास फिशर कम्युनिटी, जो फिशिंग कम्युनिटी है, अगर उनका डेटा हमारे पास रहेगा तभी तो हम प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना जैसी योजनाओं का लाभ उनको दे पाएंगे। इसलिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग ने रिसेंटली नेशनल मरीन फिशरी सेंसस की शुरुआत की है। ये शुरुआत कहाँ से की गई है? आईसीएआर, सेंटर मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कोची में है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, तो कोची केरला में हो जाएगा। और ये पहली फुली डिजिटल फिशरी सेंसस है। 45 डेज तक ये सेंसस चलने वाली है। इसमें लगभग 1.2 मिलियन फिशर कम्युनिटी के लोगों को कवर किया जाएगा 3 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर के बीच में। अब ये पूरी सेंसस कौन कंडक्ट कर रहा है? तो डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है, CMFRI इसकी नोडल एजेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। वहीं ऑपरेशनल
पार्टनर है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। इससे फायदा क्या होगा, तो यहाँ से जो फिशिंग कम्युनिटी है उसका डिजिटल डेटाबेस तैयार हो जाएगा, जिससे उनकी सोशल इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पता चलेगा। जो भी हमारी वेलफेयर स्कीम है हम प्रॉपरली इनको डिलीवर कर पाएंगे, ये इसका फायदा है। ठीक है, अब इस सेंसस को कंडक्ट करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया है, उस एप्लीकेशन का नाम है व्यास। ठीक है, व्यास का फुल फॉर्म क्या है, वेसल एंड ईल्ड असेसमेंट सिस्टम। एक डिजिटल टूल है जो कि डेटा को कलेक्ट करने का काम और मॉनिटर करने का काम करेगा। इस टूल को तैयार किसने किया है, तो इस टूल को तैयार किया है ICAR CMFRI ने इसे तैयार किया है। इसके 3 सेगमेंट है, मतलब इसके अंदर 3 टूल्स काम करेंगे। व्यास NAV, मतलब ये फिशरी जो विलेज है या हार्बर है उनको रिकॉग्नाइज करेगा, उनको वैलिडेट करेगा। फिर व्यास भारत, ये जो भी फिशिंग कम्युनिटी है उनके हाउस को जानेगा, समझेगा और उसके अकॉर्डिंगली न्यूमरेशन देगा। ठीक है, व्यास सूत्र, ये रियल टाइम सुपरविजन और मॉनिटरिंग करने का काम करेगा। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्री दस्तक पदक। अब यहाँ पे गृह मंत्री की बात हो रही है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के बारे में बात हो रही है। हमारे जो अलग अलग राज्यों में पुलिस फोर्सेस काम करती हैं, यूनियन टेरिटरी में पुलिस फोर्सेस काम करती हैं, हमारे CAPF के जवान हैं। ठीक है, उन लोग, वो लोग जो भी देश के लिए काम करते हैं, उनका जो भी एक्सीलेंस परफॉर्मेंस होता है उसके अकॉर्डिंगली केंद्रीय गृह मंत्री दस्तक पदक दिया जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बर्थ एनिवर्सरी पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री दस्तक पदक दिए गए हैं, और ये 1466 पुलिस कर्मी को दिए गए हैं। ठीक है, ये एक नेशनल लेवल पुलिस अवार्ड है, इस बात को याद रखना है। इस अवार्ड की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 1 फरवरी 2024 को की थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे आभार ऑनलाइन स्टोर। जैसे कि आप लोग जब रेलवे स्टेशन पे विजिट करते हैं, जब रेलवे स्टेशन जाते हैं, तो रेलवे स्टेशन पे आपको एक स्टोर दिखाई देता है जिसमें लिखा रहता है ओ, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद, इस तरीके से आपको लिखा मिलता है। मतलब एक जिला एक उत्पाद की शॉप्स आपको रेलवे में दिखाई देती है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन तो होगा। सिमिलर टाइप ऑफ कोलैबोरेशन किया गया है आभार ऑनलाइन स्टोर के साथ। तो जो लोग लोकल आर्टिस्ट होते हैं और जो ट्रेडिशनल चीजें बनाते हैं उनको बूस्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ एक MOU साइन हुआ है। ठीक है, आभार ऑनलाइन स्टोर आपको रेलवे प्लेटफॉर्म्स में देखने को मिलेंगे। और आभार ऑनलाइन स्टोर को होस्ट कौन करता है, इसे होस्ट करता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसमें आपको गिफ्ट आइटम्स वगैरह देखने को मिलेंगे जो कि लोकल आर्टिस्ट के द्वारा तैयार किए गए हैं, हैंडलूम वर्कर्स के द्वारा तैयार किए गए हैं। ठीक है, अब इन स्टोर को होस्ट करने का काम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस कर रहा है, और इसे मैनेज करने का काम सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्री इंपोरियम, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन और वेरियस सेंट्रल और स्टेट हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम इंपोरियम के द्वारा किया जाएगा। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की शुरुआत 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए अब पहुंच जाते हैं हम तजाकिस्तान। यहाँ पर आप मैप में देखिएगा, यहाँ इस सेंट्रल एशिया में आपको एक कंट्री देखने को मिल रही है विच इज तजाकिस्तान। और तजाकिस्तान में भारत का एक एयरबेस था जिसका नाम है एनी। एनी एयरबेस भारत का था, कहाँ पर, तजाकिस्तान में। क्योंकि तजाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ बहुत क्लोज है, मतलब बहुत पास है। अगर फ्यूचर में कुछ भी सिचुएशन बनती तो वहां पर हम इजिली अपने एयरक्राफ्ट को उतार सकते थे। तो एनी एयरबेस को शट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, इंडिया ऑफिशियली एंडेड इट्स ऑपरेशन एट द एनी एयरबेस इन तजाकिस्तान। तो एनी एयरबेस में भारत के जो भी ऑपरेशंस थे उनको शट डाउन कर दिया गया है। ठीक है, ये इंडिया का पहला ओवरसीज बेस था एनी एयरवेज, जो कि इंडिया और तजाकिस्तान की मदद से रन हो रहा था। ठीक है, इसकी लोकेशन देखेंगे तो ये 10 किलोमीटर था, कहाँ से, तजाकिस्तान की कैपिटल दुसाबे से। ठीक है, तजाकिस्तान में पहला जो एयरबेस बना था उसका नाम था फारकोर। फारकोर एयरबेस 1998 में बना था। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर की रिपेयरिंग करने का काम करता था, लेकिन इसको शट डाउन कर दिया गया था 2008 में। और इसी फारकोर एयरबेस को रिप्लेस किया था एनी एयरबेस ने। ठीक है, जो कि सेकेंड नंबर का ओवरसीज एयरबेस था आफ्टर द फारकोर एयरबेस, लेकिन पहला ऑपरेशनल आप कंसिडर कर सकते थे। ठीक है, इसको शट डाउन कर दिया, इसके ऑपरेशन को शट डाउन कर दिया है। ठीक है, फर्दर डिस्कशन करेंगे। कल एक बच्चे ने पूछा था कि जैसे ये सितंबर मंथ की मैगजीन है, वैसे ही अक्टूबर मंथ की मैगजीन कब आएंगी। तो याद कीजिए, कल मैंने टेलीग्राम पे काफी सारे PDF शेयर किए थे 18 अक्टूबर के,
19 अक्टूबर के, 20 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, मतलब इसका ये मतलब है कि जो एक हफ्ते का करंट अफेयर्स हमारा छूटा था वो सारी पीडीएफ मैंने बना ली है, ठीक है। और अब बस उसको हमें मैगजीन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हार्डली 1 to 2 डेज में आपको अक्टूबर मंथ की ये दोनों मैगजीन मिल जाएंगी, जिसमें टॉप 300 एमसीक्यू और वन लाइनर्स होंगे, साथ ही साथ बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन होगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती है, 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ होती है। आप इन्हें सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन से, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। 28 अक्टूबर को इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो कॉन्फ्रेंस है वो नई दिल्ली में हुई थी। इस ओकेजन में इंडिया ने कई सारे नए इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। एक एक करके हम इन इनिशिएटिव को बात करेंगे। पहला है सनराइज। सनराइज का फुल फॉर्म क्या है? सोलर अपसाइक्लिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। सनराइज का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? सोलर अपराइजिंग नेटवर्क फॉर रिसाइकलिंग इनोवेशन एंड स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। इसमें क्या किया जाएगा? जो सोलर वेस्ट है उसकी रिसाइकलिंग की जाएगी और इनोवेशन में उसे लाया जाएगा। नेक्स्ट है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसका जरिए क्या किया जाएगा? जो यहाँ पर सभी कंट्रीज हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में है, इन सब के बीच में ग्रिड कनेक्टिविटी तैयार की जाएगी, स्पेशली एशिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप और अफ्रीका में। नेक्स्ट है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर। तो यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने का काम किया जाएगा सोलर रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप में। ISA अकेडमी, तो AI बेस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे तैयार किया जाएगा, जिसका नाम है ISA अकेडमी। सोलर इनोवेशन सेंटर, क्योंकि भारत को सिलिकॉन वैली ऑफ सोलर एनर्जी हमें तैयार करना है, ठीक है, इस पे काम किया जाएगा। SIDS प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म। SIDS का मतलब है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। यहाँ पे जो भी डेवलपिंग कंट्रीज है वो छोटे छोटे जो आइलैंड्स है उनको अडॉप्ट करेंगी और वहां पर सोलर पावर को इन्हांस करेंगी, बूस्ट करेंगी, ठीक है। तो इसके लिए बात हुई की गई है SIDS प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म, जिसे डेवलप किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। स्मॉल जो आइलैंड नेशंस हैं उनको भी सोलर एनर्जी के साथ पावर करना। अनराइज फ्रॉम द वेस्ट टू वेल्थ, तो यहाँ पर वेस्ट टू वेल्थ पे काम किया जाएगा। अगर बात करते हैं भारत में सोलर कैपेसिटी के बारे में, तो 2014 में 2.82 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी थी, लेकिन अब भारत के पास 110 गीगावाट की सोलर कैपेसिटी हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर हम FDI के बारे में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब FDI का इनफ्लो भी होता है, मतलब अलग अलग देशों से भारत में इन्वेस्टमेंट आ रहा है। FDI का आउटफ्लो भी होता है, मतलब भारत के जो इन्वेस्टर हैं वो अलग अलग देशों की कंपनियों में निवेश भी कर रहे हैं, ठीक है। US सिंगापुर ड्राइव 1/3 ऑफ इंडियाज FDI इन FY 2025। तो यहाँ पर देखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फॉरेन लाइबिलिटी एंड असेट सेंसस 2024-25 को पब्लिश किया है। इसमें बताया है कि भारत में जितना भी FDI आता है उसका 1/3 जो है, मतलब 33% अमेरिका और सिंगापुर से आया है ड्यूरिंग द FY 24-25। ये बात यहाँ पे पब्लिश की गई है। तो टॉप अगर FDI सोर्सेज देखेंगे तो अमेरिका, फिर सिंगापुर, मॉरिशियस, UK और नीदरलैंड है। अगर हम सेक्टर वाइज कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में FDI देखने को मिल रहा है, जो कि टोटल FDI का 48.4% है। सेकेंड आपको सर्विस सेक्टर देखने को मिल जाएगा। ना बात करते हैं आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो यहाँ पे जो ODI है, जो आउटवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है 2024-25 में, वो 11,66,000 करोड़ रुपए का है। सिंगापुर में मेजर कंट्रीब्यूशन है, फिर अमेरिका, UK और नीदरलैंड आपको मिल जाएंगे। तो एटलीस्ट टॉप 3 कंट्रीज आपको याद रखनी है। ये RBI का डेटा है, तो इम्पोर्टेंट है फॉर योर बैंकिंग एग्जामिनेशन। चलिए अब बात कर लेते हैं, यूनेस्को ने लखनऊ जो शहर है, लखनऊ जो शहर है अपने नवाबी कल्चर के लिए जाना जाता है, अपने टेस्ट के लिए जाना जाता है। लखनऊ के जो कबाब हैं वो बहुत ही फेमस हैं, इसलिए यूनेस्को ने लखनऊ को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी रिकॉग्नाइज किया है। और ये भारत का दूसरा शहर है जिसे सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में शामिल किया है। इसके पहले हैदराबाद को शामिल किया जा चुका है। तो लखनऊ हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज अ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इसके रिच अवधि कल्चर के कारण, इसके रिच अवधि क्विजीन के कारण, ठीक है। यहाँ पर अवधि क्विजीन आपको देखने को मिलता है, ठीक है। रिसेंटली यूनेस्को की जो 43rd जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी समरकंद, उज्बेकिस्तान में, वहां पर ये फैसला लिया गया।
अगर हम बात करते हैं लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ अपने रॉयल किचन के लिए फेमस है। गुलाटी कबाब, टंडे कबाब हो गए, निहारी कुलचा, पूरी कचौरी के लिए, मलाई गिलोरी के लिए, मक्खन मलाई के लिए फेमस आपको मिल जाएगा। लखनऊ दूसरा शहर है हैदराबाद के बाद जिसे इंडिया में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 में जयपुर को क्राफ्ट एंड फॉक आर्ट के लिए रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर 2015 और 2017 में वाराणसी और चेन्नई को म्यूजिक के लिए, 2019 में फिल्म के लिए मुंबई को, 2019 में गैस्ट्रोनॉमी हैदराबाद, क्राफ्ट एंड आर्ट के लिए 2021 में श्रीनगर, फिर म्यूजिक के लिए वापस 2023 में ग्वालियर। और ये क्वेश्चन तो कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, वापस से पूछा जा सकता है। लिटरेचर के लिए कोझिकोड को 2023 में और 2025 में गैस्ट्रोनॉमी के लिए लखनऊ को रिकॉग्नाइज किया गया है बाय द यूनेस्को। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अदरवाइज पीडीएफ में सारी जानकारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं चाइना के सेंजाओ 21 मिशन के बारे में। तो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वैसे चाइना का अपना खुद का एक स्पेस स्टेशन है जिसका नाम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन। और यहाँ पर सेंगजोंग 21 मिशन को मतलब एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जा रहा है। यहाँ पर 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा, वो भी 4 चूहों के साथ, 4 माइस के साथ। स्पेस एक्सपेरिमेंट के लिए, लैब एक्सपेरिमेंट के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा है। कहाँ पे? तियांगोंग स्पेस स्टेशन में, अंडर द सेंजाओ 21 मिशन। अभी जो 3 एस्ट्रोनॉट भेजे जा रहे हैं, इनमें एक एस्ट्रोनॉट है जिनका नाम है बुई फेई। बुई फे केवल 32 साल के हैं और ये चाइना के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉट बन गए हैं जो चाइना के स्पेस स्टेशन पे भेजे जा रहे हैं। इस स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाएगा जियाकुआन सैटेलाइट लॉन्चिंग सेंटर गोबी डेजर्ट से। अब ये लोग क्या करेंगे? माइक्रोग्रेविटी का हमारी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे जो मैमल्स हैं या जो भी हमारे एनिमल्स हैं उन पर माइक्रोग्रेविटी का क्या इम्पैक्ट होता है, उसकी टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, स्पेस वॉक करेंगे। ठीक है, और कई सारे साइंस वर्क को यहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा। चलिए अगले पर्सन आते हैं मैग्नस कार्लसन। सभी को पता है कि नॉर्वे के चेस प्लेयर हैं, वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं और इन्होंने रिसेंटली डी गुकेश को हराया है और क्लच चेस 2025 टाइटल को अपने नाम किया है, जो कि अमेरिका यूएसए में किया गया था और इनको $1,20,000 प्राइज मनी मिली है। ना बात करते हैं हमारे देश के 90th नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर के बारे में। हम सभी को पता है चेस कैपिटल ऑफ इंडिया चेन्नई को कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ जो चेस ग्रैंड मास्टर हैं वो चेन्नई से हैं, राइट। तो 16 साल के आपको मिलेंगे इलमपर्थी AR। इलमपर्थी AR तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं, चेन्नई से बिलोंग करते हैं और इंडिया के 90th नंबर के ग्रैंड मास्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। अगला नाम आता है डायना पुंडोले का। डायना पुंडोले जो है ये फॉर्मूला 1 रेसर, आपको मतलब एक तरीके से रेसर देखने को मिलेंगी और अपकमिंग जो फरारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप है उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाली ये पहली महिला है। तो पुणे की है, नाम है डायना पुंडोले, जो कि एक रेसर है। इन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी है और ये पहली इंडियन वीमेन बन चुकी हैं जो रेस करेंगी फरारी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में। ठीक है, 2025 से अप्रैल 2026 के बीच में ये टूर्नामेंट होगा। अगला नाम आता है तेंजिंग यांकी का। तेंजिंग यांकी अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं और अरुणाचल प्रदेश की ये फर्स्ट महिला है, फर्स्ट फीमेल है जो कि आईपीएस अधिकारी बनी है। तो पहली महिला अरुणाचल प्रदेश से जो कि आईपीएस ऑफिसर बनी है उनका नाम है तेंजिन यांकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं वीर के बारे में। ये जो आपको एक डिफेंस व्हीकल देखने को मिल रहा है, एक कार देखने को मिल रही, इसका नाम है वीर। और डिफेंस यूज के लिए अंडर द आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव इसे तैयार किया है। इसे तैयार करने का काम किसने किया है? प्रावेक डायनामिक, जो कि बैंगलोर बेस्ड एक कंपनी है। और मिलिट्री व्हीकल आपको देखने को मिलेगा, भारत का पहला इंडिजीनियसली डेवलप मिलिट्री व्हीकल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वीर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, साहित्य अकेदमी लॉन्चेस हिंदी एडिशन ऑफ लिथुआनिया नोबल द लास्ट डे। तो लिथुआनिया की एक ऑथर है जिनका नाम है जारोस्लेवास। क्या नाम है इनका? जारोस्लेवास। और इनकी नोबल है द लास्ट डे और इसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है एज अ अंतिम दिन। किसने ट्रांसलेशन किया है? साहित्य अकेदमी ने। और ये पहली
लिथुआनियन फिक्शन या नोबल है जिसको हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है अंडर द कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ठीक। नेक्स्ट है इंडिया सेट 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। तो देखिएगा, सबसे पहले जो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान है ये 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक रन किया गया और इसको हमने पोषण माह के साथ सेलिब्रेट किया। इसका पर्पस था कि जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, कोई डिसीज है तो उसका अर्ली डिटेक्शन करना, इसेंशियल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये इसका पर्पस था। अब अंडर द स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 3 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बने हैं। पहला है मोस्ट पीपल टू रजिस्टर फॉर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म इन 1 मंथ। एक महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने हेल्थ केयर प्रोग्राम में रजिस्टर किया है। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर द ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, क्योंकि लगातार भारत में ब्रेस्ट कैंसर के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो एक महीने में सबसे ज्यादा लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग के लिए रजिस्टर किया है। मोस्ट पीपल टू साइन अप फॉर वाइटल साइंस स्क्रीनिंग ऑनलाइन इन 1 वीक। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे 2026 इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू। अब जैसे कि हर एक कंट्री का अपना एक फ्लीट होता है, फ्लीट मतलब काफी ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट्स आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी कहानी को समझते हैं तो फ्लीट रिव्यू की शुरुआत 18वीं सेंचुरी में मराठा नेवी के समय की गई थी। मतलब ग्रुप ऑफ एयरक्राफ्ट या ग्रुप ऑफ नेवल वेसल्स को हम फ्लीट कहते हैं। तो मराठा नेवी के द्वारा 18वीं शताब्दी में फ्लीट रिव्यू की शुरुआत की गई थी और पहली बार जब हमारे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनते हैं, इन्होंने 1953 में फ्लीट रिव्यू की शुरुआत की थी। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा फ्लीट रिव्यू किया जाता है। इसकी थीम है यूनाइटेड थ्रू ओशियन। अब यहाँ पर फ्लीट रिव्यू किया जा रहा है, लेकिन इस बार चाइना, पाकिस्तान और टर्की को इनवाइट नहीं किया है। ये जो फ्लीट रिव्यू होगा ये विशाखापट्टनम में फरवरी के महीने में किया जाएगा। 55 देशों को इनवाइट किया है, लेकिन चाइना, पाकिस्तान और टर्की इस साल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंडियन आर्मी साइन डील टू एक्वायर फर्स्ट इंडिजीनियस सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, एसडीआर का मतलब है सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो। अब हमारी जो मिलिट्री है, हमारी जो आर्मी है, उनको प्रॉपर सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए हमें फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है, हमें डिवाइसेस की ज़रूरत होती है जिससे हम बैटल फील्ड में रियल टाइम में कम्युनिकेट कर पाएँ। इसलिए डीआरडीओ और बीईएल दोनों ने मिलकर इसे तैयार किया है। So Indian Army has signed a contract to procure its first indigenously designed and manufactured software-defined radio, developed by Defense Research and Development Organization (DRDO) and BEL Bharat Electronic Limited, जिससे सिक्योरिटी इन्हांस होगी, रियल टाइम कम्युनिकेशन बैटलफील्ड में इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट बात करेंगे कंट्री के पहले क्यूआर कोड बेस्ड चालान पेमेंट कियोस्क के बारे में। जैसे कि आपका चालान हो जाता है, आपने अगर हाईवे पे ओवर स्पीडिंग की तो चालान ऑनलाइन आ जाता है और ऑनलाइन अब जीपे और अलग अलग प्लेटफॉर्म से पेमेंट कर देते हैं। लेकिन पहली बार यहाँ पे गुरुग्राम पे पायलट बेसिस पे कियोस्क बनाया गया है जहाँ से आप ऑनलाइन चालान की पेमेंट कर सकते हैं। So Gurugram has launched India's first QR code based kiosk for paying traffic fines और चालान। ईजियर और फास्टर वे आपको ये देखने को मिलेगा। अंडर द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरुग्राम पुलिस के अलावा नारायण हॉस्पिटल ट्रस्ट के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया है? एम्बियंस मॉल मैनेजमेंट में। ठीक। चलिए अब कुछ एमसीक्यू के माध्यम से हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। हम सभी को पता है कि 53rd नंबर के जो हमारे सीजेआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वो जस्टिस सूर्यकांत जी बन चुके हैं। इनका ऑफिस जो है वो 24 नवंबर से स्टार्ट होगा। इनकी सर्विसेज कब तक रहेंगी, मतलब रिटायरमेंट कब होगा? 9 फरवरी 2027 को, ऑप्शन नंबर बी। जैसे कि आप किसी बैंक ब्रांच जाते हो तो बैंक वाले आपको बोलते हैं केवाईसी कराने, मतलब नो योर कस्टमर। वैसे ही आपके व्हीकल के लिए NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया है KYV, नो यूर व्हीकल। ठीक है, तो आइए इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। टू इम्प्रूव कस्टमर एक्सपीरियंस एंड ईज ऑफ यूज, विच अथॉरिटी हैज सिंप्लीफाइड द नो यूर व्हीकल प्रोसेस फॉर फास्टैग यूजर? तो आंसर हो जाएगा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, अब इसमें नई गाइडलाइंस लेकर आया है और इन गाइडलाइंस को इशू किया गया है इंडियन हाईवे मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के द्वारा। पहले जब आप फास्टैग में अपनी कार या जीप को फास्टैग
के लिए अप्लाई करते थे तो आपको फ्रंट से, साइड से कार की पिक्चर्स अपलोड करनी पड़ती थी। लेकिन जो नई गाइडलाइंस आई है उसमें लिखा है कि साइड फोटोग्राफ ऑफ कार, जीप और वैन अब यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, केवल आप फ्रंट से पिक्चर ले लीजिए जिसमें नंबर प्लेट दिखाई दे रही होगी और आप फास्ट ट्रैक के लिए इसमें अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको साइड पिक्चर्स लेने की अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ऑटोमेटिकली जो आपकी आरसी डिटेल है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगी, आपका जो मोबाइल नंबर है, आपके जो व्हीकल का चेसिस नंबर है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे नो योर व्हीकल प्रोसेस को स्टार्ट किया जा रहा है NHAI के द्वारा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट स्टेबल कॉइन पेज टू इट्स नेशनल करेंसी द एन। तो एन हम सभी को पता है जापान की करेंसी है, और जापान ने वर्ल्ड का पहला स्टेबल कॉइन, एक प्रकार की डिजिटल करेंसी है, जिसे लॉन्च किया है। वन स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू वन एन, मतलब बिल्कुल इक्विवेलेंट है। तो जापानीज स्टार्टअप JPYC ने अनाउंस किया है वर्ल्ड की पहली स्टेबल फुली कन्वर्टेबल टू एन करेंसी। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ, जापान के जो लोग हैं उनके सेविंग अकाउंट्स के साथ लिंक होगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होगा और 1:1 वैल्यू को मेंटेन करेगा, मतलब वन स्टेबल कॉइन इज इक्वल टू वन जापानीज एन। और यहाँ पे 3 सालों में 10 ट्रिलियन एन यहाँ पे जापानीज स्टेबल कॉइन को इशू किया जाएगा। ना बात करते हैं, हम सभी को पता है कि 47th नंबर की जो आसियान समिट है वो कोलालमपुर मलेशिया में हुई थी 2025 में। अब 2026 की जो समिट है वो कौन होस्ट करेगा, मतलब नया चेयरमैन कौन है। विच कंट्री हैज ऑफिशियली टेकन ओवर द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलीपींस। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, विच टू मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक हैव बीन टेकन द लीड इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन डिजिटल पेमेंट एंड इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। तो देखिएगा, जो लगातार साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर सिक्योरिटी के लिए, रियल टाइम में फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए इंडियन डिजिटल पेमेंट इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन का फॉर्मेशन किया जा रहा है। इसका फॉर्मेशन कौन कर रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा लीड कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट फ्रॉड्स। ठीक है, जिसका नाम क्या हो जाएगा, इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉरपोरेशन। अंडर द सेक्शन 8 ऑफ कंपनी एक्ट इसका फॉर्मेशन किया जाएगा। इसकी इनिशियल जो पेड अप कैपिटल है वो 200 करोड़ रुपए और ऑथराइज कैपिटल 500 करोड़ रुपए आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है, और इनिशियली SBI 10 करोड़ रुपए की फंडिंग कर रहा है। दोनों बैंकों के जो डायरेक्टर है वो इसको, या सीनियर जो एग्जीक्यूटिव है वो एज अ डायरेक्टर इसको लीड करने वाले हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज। इसकी पेड अप कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। With the Rafale shorty, President Draupadi Murmu become the first president of India to fly. तो राफेल को उड़ाने वाली पहली राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू देखने को मिलेंगी। द्रौपदी मुर्मू पहली राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 फाइटर जेट उड़ाए हैं, राफेल भी और सुखोई भी। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, व्हाट इज ताफ्तान। ताफ्तान रिसेंटली न्यूज में है, आखिरकार ये क्या है, कोई सैटेलाइट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, कनेक्टिव रूट है, या वॉल्केनो है। जो भी सही आंसर होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बाकी मोर अपडेट के साथ आप मोर अपडेट के लिए टेलीग्राम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, एंड जाते जाते लाइक बटन पे क्लिक जरूर करेंगे।